हेलो एवरीवन। तो 21st क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। देखिए टोटल धाराएं हैं 23 धाराएं हैं टोटल। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 धाराएं हैं, 23 धाराएं हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त हैं। तो देखिए इनको क्रियान्वित करने के लिए जो रूल्स जो है बनाने की जो पावर है वो किसको है, वो केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 की धारा 23 इस अधिनियम से संबंधित है। धारा जो है 23 है वो क्या है, वो इस अधिनियम से जो है कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा, कौन, केंद्रीय सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो आर्थिक बहिष्कार को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो यह है आपका धारा 2। ठीक है, धारा 2 ख ग, धारा 2 ख और ग। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियम 1989 की धारा 2 ख और ग यानी कि 2B and C में आर्थिक बहिष्कार इकोनॉमिक बाइकॉट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान कितना है। तो देखिए अब यहाँ पे लोक सेवक द्वारा अगर कोई जो है अपराध किया गया है तो उसके लिए धारा 3 के अधीन दंड का कितना प्रावधान है, तो है 1 वर्ष। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अगर अपराध किया जाता है तो कम से कम उसे 1 वर्ष का दंड का प्रावधान है उसमें। ठीक है, अब फिर से वही हमारा जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। किसकी सहमति से ऐसा करेगी राज्य सरकार, तो आपका है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर। ठीक है, देखिए ये जो हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, ठीक है, किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होता है। ठीक है, किसी निर्णय दंडादेश आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होता है तथ्यों और विधि दोनों के संदर्भ में, तथ्यों और विधि दोनों के संदर्भ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है संरक्षा विभेद का सिद्धांत, संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये जो संरक्षा है अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत से निर्गत होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसके पास है, तो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, 29 में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। ठीक है, तो न्यायालय जो है सारा कुछ, जैसे दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। ठीक है,
तो ये सारा ही क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस में A to Z जितने क्वेश्चंस आए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो 1989 का जो अधिनियम है, सारे क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आते हैं। फिर भी अगर यहाँ पे आया हुआ तो एक बार हम देख लेते हैं। अभी तो एग्जाम नहीं है बट फिर भी इसको कंप्लीट करेंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में आईपीसी की कुछ धाराओं के लिए लागू किए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 34 और 149, ठीक है, 34 और 149, 149 के कुछ उपबंध लागू किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और 5 का और अध्याय 23 के उपबंध होंगे। अब इसमें क्या है कि इसी जो है जो आपका अधिनियम है 1989 का, उसके अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये 14 है। 14वीं धारा में विशेष न्यायालय की जो है व्यवस्था का जो है प्रावधान है इसमें। और 1989 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे? तो देखिए इसमें जो है अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक तथा जो जांच अधिकारी हैं, अब देखिए इसके अंतर्गत किए गए अपराध में जांच अपराधियों के लिए जांच अधिकारी 60 दिन में अपनी रिपोर्ट, 60 डेज में अपनी रिपोर्ट को जो क्या करेंगे पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपेंगे। ठीक है, तो जांच अधिकारी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को और पुलिस अधीक्षक महानिदेशक को सौंपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो निवारण अधिनियम है 1989 के अधीन निम्न में क्या पूर्णतः निषिद्ध है? क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो ये गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जाति जनजाति जो अधिनियम है हमारा 1989 का, निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो अग्रिम जमानत 18 धारा 18 में प्रतिबंधित है। ठीक है, अब 1989 का अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो क्या है उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? ठीक है, तो कौन सी नहीं दी गई है? ये जो है आपका है बी मतलब पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को जो है अतिरिक्त अन्वेषण के लिए जो है अधिकृत करना, ये जो है विशेष न्यायालय को नहीं दिया गया है ये इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय में निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो जो है व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का संपहरण, व्यक्ति का माप लिया जाना और सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो ये देखिए सामूहिक जुर्माना आरोपित करना यही जो है प्रयोग नहीं कर सकता विशेष न्यायालय, ये प्रयोग नहीं कर सकता। देखिए ऐसे में जो सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, उक्त अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूल करने का जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, ये शक्ति जो है राज्य सरकार के पास है। फिर से हमारा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, एक सेकेंड, हाँ देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता। ठीक है, जो अभियुक्त है अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता, ये जो है इसके लिए हम देखेंगे देखिए अपने बचाव में अभिभाग प्ली नहीं ले सकता कि वह पीड़ित की ही जाति का है। ठीक है, जबकि विकल्प ए और सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। अतः जो है अब इसमें देखिए वो है, इसमें क्या है कि अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह ST ST का जाति
अब देखिए अगर SC ST है कोई और उसके लिए कोई अगर इस तरीके का कोई जो है काम हो रहा है जो SC ST के हितों के अगेंस्ट में है और वो जो काम कर रहा है वो वही SC ST के जाति का है, तो उसके ऊपर कोई इस तरीके का केस अभी नहीं चल सकता। ठीक है ना। फिर क्या होगा कि जो है यहाँ पे SC ST का नहीं होना चाहिए, किसी और कास्ट का होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ये अभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें फिर से है कि 1989 का जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक ये यंत्रणा देगा, तो वह किस अवधि के लिए कारावास से दंडित होगा। तो कितने के लिए होगा देख लीजिए, ये ए है आपका, तो मतलब क्या है, ये जो है होगा जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने होगी, और जो है जुर्माना भी होगा और क्या होगा, कारावास भी होगा। 6 माह से तो कम नहीं होगा, 5 वर्ष तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसके अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का जो अधिकार प्रयोजन है वो कौन है, वो शीघ्र विचारण के लिए किया जाता है। ठीक है, शीघ्र विचारण हो जाए तो जो है 1989 की धारा 14 के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचरण है। ठीक है, विचारण है। कौन सा असत्य है ये बताना है। ठीक है, हाँ देखिए ये हमारा बी असत्य है। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो है धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 ख और ग में परिभाषित है, जबकि धारा 2 घ विशेष न्यायालय से और धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, सेम सारा क्वेश्चन जो है उसी से है। नेक्स्ट हमारा है कि जो 19 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति नियम 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग का गठन किया जाएगा धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 17 के अंतर्गत। तो धारा 17 जो 1995 की का जो है आप उसमें धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में जिले में मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले के जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 में किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री का उपबंध किया गया। वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री का उपबंध धारा 18 में किया गया है। ठीक है, धारा 18 में किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई। तो ये कब हुई, सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 में। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। याद रखिएगा 15 जून 2005 को। देखिए सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा ने जो है 12 मई 2005 को उसको पारित कर दिया। इसके बाद ये 15 जून 2005 को जो उस समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ धाराएं हैं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात यानी कि 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 5 को प्रभावित हुई थी। ठीक है, प्रभावी हो गई थी। यह एक विधिक अधिकार है। तो जो है सूचना का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है
इसमें प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों, याद रखिएगा किसमें, सार्वजनिक संस्थानों से सूचना प्राप्त कर सके, और अगर सूचना उसको नहीं मिलता है तो वो अपील कर सकता है इसके लिए। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को 19(1) का इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग जो सूचना का अधिकार है वो 19(1) का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार को में शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राजनीतिक अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार और एक सामाजिक अधिकार है। तो क्या है ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, ये विधिक अधिकार भी है। तो संवैधानिक भी है और विधिक भी है। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है और एक जो है मूल अधिकार भी और विधिक अधिकार भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 जो है के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत एक मूल अधिकार भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो 2005 की उद्देशिका में कौन सा जो है सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, सूचना नागरिकता, संसूचित, ठीक है, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो देखिए क्या है ये है आपका DABCD सारा जो है सम्मिलित है, जो आपका 2005 की उद्देशिका है। मतलब जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये है। अब देखिए मजदूर किसान शक्ति MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो जो मजदूर किसान शक्ति है वो जो है RTI अधिनियम, RTI समझ रहे हैं, RTI अधिनियम से जो है रिलेटेड है। तो देखिए मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में उसके टाइम में किसने किया था? अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष व जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जन आंदोलनों की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब MKS, ठीक है, ने राजस्थान सरकार में किसे अकाल राहत कार्यों की दी जाने वाली मजदूरों के आंकड़ों की सार्वजनिक जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करने के लिए मांग को लेकर संघर्ष किया था। तो ये हो गया हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कि जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक को सूचना हेतु अनुरोध करता है कि उससे सूचना मांगे जाने के कारण को देना होगा। सूचना क्यों जो आवेदक है, जैसे मैंने किसी सार्वजनिक जो है उससे सूचना मांगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये सूचना मैंने क्यों मांगा। ठीक है, तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विकल्प देखिए इसमें क्या है कि सूचना का अधिकार 2005 जो है अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाती। और कोई ब्यौरा कि हमने क्यों मांगा, ठीक है, क्या रीज़न था इसके पीछे, ये सब जो है अपेक्षित नहीं है कि आप ये सब बताएं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि सूचना का जो अधिकार जो है संविधान अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, क्या है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा विहित अधिकार अवधि कर दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष जो है स्थिति समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो है विशेष स्थिति समाप्त कर दी गई है। तो वर्तमान में सूचना का अधिकार 2005 जम्मू और कश्मीर संघ और राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में लागू है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाएगा कि नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र और लद्दाख राज्य क्षेत्र में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लागू है।
अब देखिए कौन सा जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो आपका है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, हमने देखा था इसको 2005। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जानने का जो है अधिकार प्रदान है। ठीक है, अभी हमें दो जो है एक जो है असर्शन है और एक रीजन है, हमें देखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व को का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों यात्रा करनी है। तो ये जो है दिया है और इसका जो सही होगा वो है बी, यानी कि ए आर दोनों सही है। सही है, उत्तरदायित्व की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लोगों में, अगर सूचना का अधिकार लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने, और जो है ये अभी इसको जो है बहुत सारे माइलस्टोन्स को क्रॉस करना है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 11 व 12 मई 2005 को क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो गया। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना का अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र कंट्री है जिसके संविधान में ही सूचना के अधिकार का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो सूचना का जो है आपका सूचना क्यों मांगा गया, सूचना मांगने का कारण क्या है, ये जो है बताना चाहिए। ये जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के दो संसदीय खंडपीठ सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए, और लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आपको बताना पड़ेगा कि आप सूचना क्यों मांग रहे हैं, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप मांग रहे हैं तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्यों चाहिए सूचना। ठीक है, अब जो इसमें न्यायमूर्ति थे एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविंद्र चंद्र बाबू, दो न्यायाधीश थे इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। ठीक है, तो ये ग्राम सभा होगी। ठीक है, ग्राम सभा होगी। देखिए इसमें क्या है कि जो वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार, कोई भी व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो, ग्राम सभा वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करती है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर भी इनकी जांच की जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। ठीक है, तो ये आपका है ओनली वन। ये स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए भूमि अधिग्रहण संरक्षण अधिनियम 1989 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जो है बी सत्य नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ऐसा जो है सही ये नहीं है। भूमि अधिग्रहण संरक्षण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो है जो एम है वो भूमि सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ऐसा नहीं है। सही कौन कौन सा है, सही आपका है इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह जो है भारत की संसद की एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है, इसका क्रियान्वयन जो है विवादित हो गया है, तो ये भी सही है। देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार को बढ़ावा नहीं देना था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया।
जबकि आगे चलकर स्वतंत्र भारत में इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करके संसद द्वारा जो है जो ये अधिनियम है इसमें कुछ परिवर्तन करके संसद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जो भारत सरकार में वन संरक्षण अधिनियम में किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो ये आपका है 1980। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में है। यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। अब आपको बताना है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राष्ट्र में शिक्षक के रूप में, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त हेतु जो है अहल होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा है आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी विद्यार्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। देखिए ये बी है, केवल 2 सही है हमारा, जो कि है कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी विद्यार्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होगा संसदीय समिति, उसको हम कवर करेंगे। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है उसको नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।